बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और अपने लेक्चर्स भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में। पेज नंबर 158, चैप्टर नंबर 6। डिस्कस डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स। कल हम इनको देख चुके हैं कि दो टाइप के थ्रेट्स हैं। थ्रेट यानी हमें खतरा क्या है, किस तरह से सिक्योरिटी वायलेट हो सकती है, किस तरह सिक्योरिटी को तोड़ा जा सकता है। दो तरीके हो सकते हैं, एक है इंटेंशनल थ्रेट्स और दूसरे अनइंटेंशनल थ्रेट्स। इंटेंशन कहते हैं जानबूझ के, तो इंटेंशनल थ्रेट्स ऐसे थ्रेट्स होंगे जो जानबूझ के कोई आके इरेज करते हैं आपका डाटा, कोई आपसे बदला लेने के लिए डिलीट कर दे, ठीक है, जानबूझ के जो डिलीट किए गए। और दूसरा है अनइंटेंशनल थ्रेट्स, जो कि जानबूझ के नहीं किए गए बल्कि एक्सीडेंटली हो गए, या पावर फेलियर की वजह से हो गए, या कोई हार्डवेयर खराब हो गई तो इस वजह से हो गए, तो उनको हम अनइंटेंशनल थ्रेट्स कहेंगे। ठीक है, अब इनका सोल्यूशन क्या है कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, या किस तरह से इनको चेक लगाया जाए या सिक्योरिटी रखी जाए कि हमारे वो सिक्योरिटी वायलेट ना हो सके, या हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें इसके ज़रिए से। नंबर वन इज़ द यूज़र राइट्स। ये हमने देखा था कि यूज़र को राइट्स ही इतने दिए जाए कि वो ना कोई चीज़ डिलीट ना कर सके, या मॉडिफाई अगर वो करना चाहता है तो इट शुड बी अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ताकि एक्सीडेंटली ना हो सके, उसको बार बार आए कि क्या डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू डिलीट, इस तरह से, तो वो यस करे, उसके बाद भी डिलीट हो ताकि अगर उसने एक्सीडेंटली डिलीट का बटन प्रेस कर दिया तो वो दोबारा जब मैसेज आए तब उसे पता चल जाए कि नहीं नहीं, मैंने तो इसको डिलीट नहीं करना था, और वो कैंसिल करता है उसको। एक तो ये हो गया। दूसरा जी, पीरियोडिक बैकअप्स, के अपने डाटा का बार बार या कुछ वक्फे से, एक दिन छोड़ के एक दिन या एक दिन हर रोज का बैकअप लिया जाए। बैकअप कहते हैं कॉपी ऑफ डाटा को, कि अपनी डाटा की जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसकी कॉपी किसी और जगह पे भी आप सेव रखें, ताकि अगर यहाँ से डिलीट हो जाए तो आपके पास उसकी कॉपी मौजूद हो। थर्ड इज दी पासवर्ड्स। थर्ड स्टेप जो है वो है दी पासवर्ड्स, यानी अपने डाटा पे पासवर्ड लगा के रखें। आज हम इसको देखते हैं। अनदर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स इज द यूज ऑफ प्रॉपर पासवर्ड्स। पासवर्ड मस्ट बी एंटर्ड टू यूज एनी रिसोर्स, के अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड लगा के रखें, ताकि अगर कोई इंटेंशनली आपका डिलीट करना चाहता है डाटा तो उसको पासवर्ड पहले पता करना पड़ेगा कि पासवर्ड क्या है, और पासवर्ड उसे नहीं पता होगा तो आपका डाटा सिक्योर रहेगा। अ लॉग फाइल शुड बी maintained to keep track of all the activities on data and files. स्टूडेंट्स, आपने मोबाइल तो यूज़ किया होगा, उसमें आपने कॉल लॉग भी देखा होगा। कॉल लॉग से पता चल जाता है कि कितनी कॉल्स आज आई हैं, और कहाँ कहाँ फ़ोन गया है, और कहाँ से रिसीव हुआ है, और कितनी मिस कॉल्स हैं, सारे डाटा वहाँ पे लिस्ट बनी होती है। इसी तरह कंप्यूटर में भी उसने कहा है कि एक लॉग मेंटेन करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि अगर कोई यूज़र ने हमारा कंप्यूटर यूज़ किया है तो उसने कहाँ कहाँ क्लिक किया है, कौन कौन सी फाइल्स खोली हैं। ठीक है। ऑथराइज यूजर्स शुड चेंज देयर पासवर्ड पीरियोडिकली। इसी तरह से कोई ऑथराइज जिसको आपने पासवर्ड दिया गया है तो वो भी अपना पासवर्ड चेंज करता रहे। जैसे आपको पता है बैंक्स में ऐसा होता है कि एक हफ्ते बाद उन्होंने अपना पासवर्ड चेंज करना होता है, ठीक है, वो लाजमी है कि उसके बगैर फिर सिस्टम चलता नहीं है। हफ्ता या शायद 15 डेज है, उसके बगैर वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। तो वो इसीलिए है कि अगर कोई किसी बंदे को आपका पासवर्ड पता भी चल गया या उसने गैस भी कर लिया है तो वो चेंज करते हैं, आप हर दफ़ा चेंज करते हैं उसको। ये इस तरह से डाटा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। वेरी शॉर्ट एंड कॉमन वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड एज पासवर्ड। ठीक है, ज़्यादातर लोग जैसे पाकिस्तान लगा देते हैं, पाकिस्तान 123, या अपना नाम या अपने फादर का नाम या अपने कोई बच्चों का नाम लगा लेते हैं। तो इस तरह से उसने कहा है कि ये कॉमन वर्ड्स या ईजिली गैस हो जाते हैं कि इसने अच्छा ये लगाया होगा, तो इस तरह के वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए ताकि डाटा सिक्योर किया जा सके। उसके बाद है जी इंक्रिप्शन। Some strong encryption algorithm should be used. Encryption is a process of encoding data so that only authorized user may understand and use it. ठीक है, अपने डाटा को इनक्रिप्ट करके रखें। इनक्रिप्शन ये होती है कि डाटा को इनकोड कर दिया गया, अगर किसी ने खोला भी है उसको तो वो उसके ऊपर अननोन लैंग्वेज आ रही है और कोई उसको रीड नहीं कर सकेगा जब तक कि उसको डीक्रिप्ट ना किया जाए। जिस सॉफ्टवेयर में इनक्रिप्ट किया गया होगा उसी सॉफ्टवेयर में आप उसको डीक्रिप्ट कर सकते हैं। इस तरह से जिसको पता होगा कि किस सॉफ्टवेयर में किया है वही उसको डीक्रिप्ट कर सकेगा।
If an unauthorized person gets access to data, he should not be able to understand it. अगर उसे कोई unauthorized person है, उसको आपकी फाइल मिल भी गई है और अगर वो encrypt हुई हुई है तो वो फिर उसे रीड नहीं कर सकेगा. unknown language जैसे आ जाती है ना, उसके अंदर इस तरह से लैंग्वेज आ जाएगी. जब उसको decrypt किया जाएगा तब रीड किया जाएगा. Scanning. The data provided to organization must be scanned before use. Proper virus scanning software should be used to scan all data. ठीक है, उसने कहा है कि अगर आपको कोई डाटा किसी ने प्रोवाइड किया है, कोई बाहर से आया है, कोई बंदा आया है, या आपका ही कोई एम्प्लॉय कह रहा है कि ये मेरी फाइल इसके अंदर सेव है, या मेरी तस्वीर आपको चाहिए तो वो इस यूएसबी में सेव है, आप इसे अपने कंप्यूटर में सेव कर लें. तो वो उसने कहा है कि बिफोर सेविंग ऑन द कंप्यूटर यू शुड स्कैन द वो यूएसबी फ्रॉम वायरसेस. वायरस चेक कर लेना चाहिए, एंटीवायरस से स्कैन करें कि इसमें कोई वायरस तो नहीं है. द सॉफ्टवेयर कैन डिटेक्ट द इन्फेक्टेड डाटा एंड इंडिकेट मैसेज टू यूजर. और इसी तरह से जो स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है यानी एंटीवायरस है, वो डाटा को स्कैन करेंगे, वायरस डिटेक्ट करेंगे, और अगर कोई फाइल इन्फेक्टेड है, किसी में वायरस है, तो आपको शो करवा देगा मैसेज. नेक्स्ट इज लॉक. प्रॉपर लॉक होना चाहिए. रूम जिसमें कंप्यूटर है, कंप्यूटर रूम्स में हर एक को एक्सेस नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिर्फ जो ऑथराइज्ड बंदे हैं वही कंप्यूटर रूम में आ सके. ठीक है, इसलिए मैं आपको क्लास में कहती हूँ कि किसी और बच्चे को नहीं आने देना. आपने समझ आ गया आपको. Computers and all backing storage devices should be placed in locked rooms. Only authorized users should be allowed to access these resources. सिर्फ authorized persons को ही अलाउ होना चाहिए कि वो इन resources को यूज कर सकें, और कोई भी unauthorized person इसको यूज ना कर सके. ठीक है जी, ये तो थे कुछ मेजर्स जिनसे हम सिक्योरिटी अपनी डाटा की बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा प्रोटेक्शन. डाटा प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? ये वही मतलब है जो अभी हम पढ़ चुके हैं, यानी डाटा को हर किस्म के थ्रेट से प्रोटेक्ट किया जाए. डाटा प्रोटेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग पर्सनल डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन्स. अपने डाटा को अनऑथराइज्ड पर्सन से हाइड करें, बचा के रखें, इसको डाटा प्रोटेक्शन कहते हैं. इट मीन्स दैट डाटा बिलोंगिंग टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन शुड बी हिडन फ्रॉम अदर पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन ये कहता है कि एक पर्सन का जो डाटा है या एक बंदे का जो डाटा है वो दूसरे बंदे को अलाउ नहीं होना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं, जब रिजल्ट आता है ना तो आके कहते हैं, टीचर ये रोल नंबर जरा पता कर दें, ये मेरी फ्रेंड का है. टीचर फलाने का रोल नंबर जरा पता कर दें, ये मेरे आगे बैठी हुई थी. ठीक है, तो डाटा प्रोटेक्शन ये कहता है कि एक पर्सन का जो डाटा है वो दूसरे को नहीं दिखाया जा सकता, उससे हाइड करना है आपने. या फिर अगर एक स्टूडेंट की तस्वीर और रोल नंबर और फ़ोन नंबर आपके पास सेव है, तो डाटा प्रोटेक्शन ये कहता है कि अगर कोई और स्टूडेंट आकर कहती है ना, टीचर फलां ने मेरे पैसे देने थे, वो अब कॉलेज नहीं आ रही, तो उसका फ़ोन नंबर ज़रा मुझे पता कर दे, तो ये आपने नहीं देना उसको फ़ोन नंबर. ठीक है, उसकी मर्जी के बगैर, उससे पूछे बगैर. द अनऑथराइज्ड पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सेस और यूज द डाटा विदाउट द परमिशन ऑफ दैट पर्सन हु बिलोंग्स टू इट. इसी तरह किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को, बाहर से बंदा आया, वो कहता आपके पास फलां बच्ची पढ़ती है ना, उसका जरा हमें नंबर दे दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. डाटा प्रोटेक्शन का एक एक्ट बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, कानून है ये पूरा, कि अगर आप ऐसा करेंगे, यानी किसी कॉलेज ने आपका डाटा किसी को बगैर आपकी मर्जी से, आपके पूछे बगैर किसी को दे दिया, तो आप उस पर स्यू कर सकते हैं, उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, उस पर मुकदमा कर सकते हैं. The protected data on computer should not be allowed or viewed, should not be used or viewed by any person. इसी तरह कोई और पर्सन किसी और पर्सन का डाटा देख भी नहीं सकता. Many organizations collect data of their employees and customers. ठीक है, the data may be required for processing the business transactions effectively. For example, a hospital may collect data about the disease history of the patient. ठीक है, उसने कहा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एम्प्लॉयज़ का या कस्टमर्स का डाटा लेती हैं. ठीक है, जैसे उसने एग्जांपल दी है कि हॉस्पिटल वाले पेशेंट की हिस्ट्री का डाटा ले सकते हैं. इसी तरह कॉलेज वाले आपका पर्सनल डाटा लेते हैं, आपकी तस्वीरें लेते हैं, आपके फ़ोन नंबर्स लेते हैं. ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपका डाटा लेगी, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डाटा. ठीक है, डाटा की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उस
ऑर्गेनाइजेशन पे होगी जो आपका डाटा कलेक्ट कर रही है। द पर्सनल डाटा collected by different organizations may only be disclosed for some legal purpose। सिर्फ किसी कानूनी मकसद के लिए शो किया जा सकता है। जैसे अदालत से हमें नोटिस आया कि इसका डाटा हमें शो करवाएं, तो वो फिर हमें करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हॉस्पिटल में प्रोवाइड एंड द डाटा टू मेडिकल रिसर्चर्स, ठीक है। अगर कोई मेडिकल रिसर्च कर रहा है कि जी आज इस साल कितने पर्सन्स पेशेंट्स आए हैं कैंसर के, ठीक है, हम ये डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आप उन्हें दे सकते हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। The hospital management cannot distribute personal data anywhere else as it may disturb the patient। इसी तरह हॉस्पिटल वाले आपका पर्सनल डाटा कहीं और भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपने जाके वहाँ इलाज करवाया अपनी किसी बीमारी का, तो उन्होंने अखबार पे दे दिया जी ये बंदा आया था और इसको तो ये बीमारी लगी हुई है, तो ऐसा अगर वो करेंगे तो वो फिर भरेंगे। A patient will not allow to distribute his personal data specifically if he has some mental disorder or bad history। ठीक है, उसने कहा पर्सन जो है जो इलाज करवा रहा है वो कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप जाके उसका पर्सनल डाटा डिस्क्लोज करें, ठीक है, दूसरों को बताएं। या फिर अगर खासतौर पे अगर उसको मेंटल डिजीज है, कोई दिमागी बीमारी है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी को बताया जाए। तो उसकी जो प्राइवेसी है वो आपने प्रोटेक्ट करनी है। द डाटा प्रोटेक्शन रूल्स डू नॉट अलाउ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू मिसयूज पर्सनल डाटा ऑफ एनी पर्सन। इट मीन्स दैट एनी पर्सनल डाटा कलेक्टेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन शुड नेवर बी डिस्क्लोज टू अनऑथराइज्ड पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपका डाटा कलेक्ट करती है आपकी मर्जी के बगैर किसी भी सूरत हाल में डाटा डिस्क्लोज नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे आपके कितनी सारी तस्वीरें हमारे पास पड़ी हुई हैं, अगर ये तस्वीरें हम आपकी मर्जी के बगैर फेसबुक पे दे दें, या बाहर आप कॉलेज में आए हो, बाहर रोड पे बोर्ड लगे हों, ये बच्चों ने एडमिशन ले लिया हमारे पास, तो आपको ये बहुत डिस्टर्ब करेगा। अगर ऐसा हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन पे, कंपनी पे या कॉलेज पे प्रोसिक्यूट करें, मुकदमा कर सकते हैं। ये पूरा एक कानून है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्राइवेसी इशू, which points should be considered to ensure the privacy of an individual। प्राइवेसी इशू क्या होता है? प्राइवेसी इशू means that an individual has right to see the data collected about him। प्राइवेसी इशू ये कहता है कि एक बंदा जिसके बारे में आपने डाटा कलेक्ट किया है और उसको ये राइट है कि वो कभी भी आके अपना डाटा देख सकता है कि दिखाएं जी मेरा डाटा किधर है, ताकि मुझे पता चले आपने मेरी तस्वीरें कहीं आगे तो नहीं भेज दी हुई। हाँ, इस तरह आप कर सकते हैं। और प्राइवेसी इशू ये भी कहता है कि एक पर्सन को ये अलो है कि वो किसी भी टाइम अपना प्रोसेस रोक सकता है कि मैं नहीं चाहता, मैंने आगे नहीं भेजनी अपनी तस्वीरें, मैं एडमिशन नहीं भेजना चाहता, तो वो ही हैज़ अ राइट टू स्टॉप हिज process of application। He also has right to submit an application to view that data at any time। और जो डाटा आपने दिया है वो आप कभी भी एक एप्लीकेशन देके व्यू कर सकते हैं, ये प्राइवेसी इशू कहता है। He has the right to stop the processing of his data by an organization। इसी तरह अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो आप स्टॉप करने का भी राइट है आपको। He is allowed to claim compensation from an organization for any kind of disclosure of data disallowed by the law। इसी तरह वो ऑर्गेनाइजेशन पे कंपनसेशन के लिए, हर जाने के लिए भी अप्लाई कर सकता है कि हमें मुझे फाइन देना पड़ेगा आपको कि आपने मेरा डाटा क्यों डिस्क्लोज किया है, किसको क्यों दिखाया है या दूसरे को क्यों बताया है। इस पे आप उसको मुकदमा कर सकते हैं, उस पर फाइन कर सकते हैं। No worker of an organization is allowed to disclose or use data collected by his organization। इसी तरह अगर कॉलेज वालों ने आपका डाटा कलेक्ट किया है, एडमिशन्स के लिए कॉलेज ने डाटा कलेक्ट किया, तो कोई पर्सन भी अलाउड नहीं है। यानी कि ये नहीं है कि कोई पीएन या कोई क्लर्क या कोई टीचर, कोई भी अलाउड नहीं है कि वो आपका डाटा यूज कर सके। यूजिंग डाटा ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन विदाउट परमिशन इज अ क्राइम। और अगर वो ऐसा करता है तो वो एक क्राइम करे, एक जुर्म है ये। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, डाटा प्रोटेक्शन का कानून जो है वो मिनिमाइजेस द मिस यूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच क्राइम। और डाटा प्रोटेक्शन कानून एक्ट जो है वो आपको ये इन क्राइम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या इन क्राइम्स को रोकने के लिए
आपको ये कानून प्रोवाइड करता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ओनली कलेक्ट द डाटा दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर इट्स वर्किंग, इट शुड नॉट कलेक्ट अननेसेसरी डाटा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत वो होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जो जो इन्फॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड है, जो चीज़ें बस रिक्वायर्ड है बस वही मांगे, एक्स्ट्रा चीज़ें लेके अपने ऊपर बोझ ना डालें। ठीक है। अब देखें फॉर्म है, फॉर्म एडमिशन फॉर्म आप फिल करते हैं, उसमें आपका नेम, आपका फादर नेम, आपके बे फॉर्म नंबर, फ़ोन नंबर लिखा होता है। ठीक है। तो उसमें ये तो नहीं लिखा होता आपके कितने बहन भाई हैं, वो बहन भाई आगे से क्या करते हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है जो कि रिक्वायर्ड है, बहन भाइयों से हमें कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि वो कॉलेज में एडमिशन है या नहीं है, कॉलेज में तो नहीं पहले पढ़ रहे, ताकि हमें पता हो कि ये दो बहनें पढ़ रही, एक को अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम दूसरे से बात कर सकते। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ नेसेसरी डाटा लेना चाहिए। जी, इंश्योरिंग प्राइवेसी, प्राइवेसी कैसे मेंटेन की जाए। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड टू इंश्योर द इंडिविजुअल प्राइवेसी। द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द डाटा अपडेटेड, डाटा को अपडेट रखा जाए। ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप डाटा फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक टाइम के तक आप लें, पुराना डाटा जो है वो उसको किसी और यूएसबी में करके या सीडी में करके उसको अलग से सेव कर लें, उसे कंप्यूटर में ना रहने दें, स्पेसिफिक डाटा बस रखें। द राइट ऑफ सब्जेक्ट कैन नॉट बी वायलेटेड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग। सब्जेक्ट कह रहे हैं मामूल, यानी कि पर्सन को, जिस पर्सन का काम हो रहा है उसको राइट है कि वो प्रोसेसिंग के दौरान अपना डाटा देख भी सकता है, स्टॉप भी करा सकता है, तो इसको हम वायलेट नहीं कर सकते। द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डाटा, और डाटा की सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन पे होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन आपका डाटा ले रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 6th चैप्टर हमने इतना ही करना था, उसके बाद हम कल इंशाल्लाह 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।